हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लासेस के अंदर ज्योग्राफी के सफर को कॉस्मोलॉजी यानी हम लोगों ने यूनिवर्स तक पहुंचाया था। अब हम लोग यूनिवर्स से एक स्टेप अपनी तरफ आएंगे और आज की क्लास में हम लोग दोस्तों सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब आप समझिए, सबसे पहले हम ब्रह्मांड के बारे में जान लिए किस तरीके से बना। ब्रह्मांड को जानने के बाद हम ये समझेंगे हमारा सोलर सिस्टम किस तरीके से बना। उसके बाद समझेंगे हमारा पृथ्वी किस तरीके से बना और फिर पृथ्वी की चीजों को पढ़ने के बाद हम लोग स्पेशली इंडिया पे फोकस करके अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सोलर सिस्टम जो है हमारा वो आज से 4.8 बिलियन ईयर्स अगो बना था। हमारा यूनिवर्स जो था वो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो बना। अब उसके बाद इतने बिलियन ईयर्स का समय लग गया यूनिवर्स से सोलर सिस्टम को बनने में। और सोलर सिस्टम बनने की भी काफी सारी थ्योरीज दी गई। थ्योरीज मतलब कि आपको पता है, इसमें बताया था कि हर समय पे अपने अपने इंसान आते गए, लोग आते गए, उन्होंने वहां पे स्टडी करी, एनालिसिस करी और अपनी वहां पे बात रखी कि उनके हिसाब से इस चीज के बनने का कारण क्या रहा होगा। जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस है। सबसे पहले इसकी शुरुआत, इसकी जो नींव रखी गई थी वो इमैनुअल कांट द्वारा रखी गई थी और उसको जो हमारा मीन्स आगे बढ़ाया गया तो लैपलेस द्वारा बढ़ाया गया था। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं था क्या। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास में भी नेबुला के ऊपर बात कर रहे थे। सबकी शुरुआत में बताया नेबुला से ही हुई है। नेबुला हमारा एक गैस का क्लाउड है और गैसियस क्लाउड में सबसे खास बात क्या है, इसमें भरा क्या है आपको बताया था लास्ट क्लास में। हाइड्रोजन है, हीलियम है, डस्ट पार्टिकल्स है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट पार्टिकल इन सबका एक क्लाउड बनके एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। अब इकट्ठा होने के कारण क्या है, इकट्ठा क्यों है, इनके मान लो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट करते 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 ग्रेविटी से एक दूसरे को और अट्रैक्ट करते क्लाउड को बड़ा बनाते चलते हैं, बड़ा बनाते चलते हैं। तो सोलर सिस्टम के क्या आइडियोलॉजी दी गई कि हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट पार्टिकल इन सबका एक क्लाउड बना पड़ा था। और इस क्लाउड में अब क्या होगा, जब ये गोल 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 घूमेगा ना, तो जो भारी चीजें हैं वो बाहर की तरफ निकल गई और जो हल्की चीजें हैं वो सेंटर की तरफ आ गई। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन, हीलियम सब सेंटर में आ गया, जो हमारा हल्का हल्का चीज था, और जो भारी भारी चीजें थी वो बाहर की तरफ निकल गई। भारी भारी जैसे मान लो आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद कार्बन हो गया, उसके बाद आयरन हो गया। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन ये जो हैवी पार्टिकल्स थे, यानी हैवी जो हमारे गैसियस थे, जो भी थे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपका गैस के फॉर्म में हो गया, आयरन आपका हो गया। अब यहाँ से हमारा मेटल जो है मतलब वहां पे रॉक इन सबके फॉर्म्स के अंदर था। तो ये सारी चीजें जो है डस्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में ये बाहरी ओर की तरफ चली गई और जो हमारे हाइड्रोजन, हीलियम है ये अंदर की तरफ आ गए। अब आप कहेंगे कि भैया जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, जो भी है मैथमेटिशियंस हैं, इनको कैसे पता चला कि ऐसा हुआ होगा। किसी ने देखा नहीं है। उन्होंने क्या देखा कि जो भी हमारे जैसे मान लो एस्ट्रॉइड्स हैं, या फिर मान लो एस्ट्रॉइड को आपको बताया है ना लास्ट क्लास में, एस्ट्रॉइड क्या है, हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में अपना एस्ट्रॉइड बेल्ट है, वहां से कोई चीज आई और वो चीज यहाँ पे धरती आके गिरती है। अब जब वो धरती में गिरेगी, इसको हमने यहाँ पे स्टडी करा तो उसका कोर देखा। उसका कोर किससे बना है, आयरन से बना है। तो हमको ये चीज पता चली कि आयरन यानी हैवी कोर वाले सब्सटेंस यहाँ तो है ही है, दूर की तरफ जाएंगे तो वहां पे और आयरन कोर की चीजें हमें देखने को मिल रही है। साथ साथ अर्थ में क्या क्या है, हमारे अर्थ के अंदर ये हैवी पार्टिकल्स ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये एनालॉजी दी गई कि जितनी जितनी दूरी की तरफ जाए जा रहे थे उतनी दूरी में डस्ट पार्टिकल और हाई डेंसिटी वाली चीजें ज्यादा मिलती गई। मींस ये इन चीजों की बाकी हम समझेंगे, जोवियन प्लैनेट में आएंगे तो वहां पे बात अलग आ जाएगी। अभी हम यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के कंसेप्ट समझ रहे हैं। यहाँ पे आइडियोलॉजी दी गई कि यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम की जो मेन प्रचुर मात्रा थी वो यहाँ रह गई, जो लाइटर पार्टिकल्स थे, और हैवियर पार्टिकल्स जो है वो बाहर की ओर नेबुला में छिटकने शुरू हुए। अब इससे क्या हुआ, जब ये हमारे लाइटर पार्टिकल्स हाइड्रोजन, हीलियम जो है, ध्यान रखिएगा इनकी डेंसिटी कम है, लाइट पार्टिकल्स हैं, पर अगर कम डेंसिटी वाला भी बहुत सारा चीज ले लिया जाए, इसका वजन कम नहीं होगा कभी भी। तो बहुत सारा हाइड्रोजन, हीलियम यहाँ पे कोर में इकट्ठा होता गया और कोर में इकट्ठा होने से क्या होगा, इनके बीच में दोस्तों घर्षण होगी, फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन हुआ और धीरे धीरे यहाँ पे शुरुआत इतनी यहाँ पे स्पीड बढ़ गई कि न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। और न्यूक्लियर रिएक्शन होने से आपको पता है, जब हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर आपको पता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके हीलियम प्रोड्यूस करता है। ये बैलेंस रिएक्शन है, या बैलेंस चाहे तो कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे पास दो तरीके का एनर्जी का आप न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब क्या, तोड़ना, काट देना, और फ्यूजन मतलब क्या, जोड़ना। आप कभी भी लाइफ में देख लीजिएगा, कभी भी टूटने में जो एनर्जी निकलती है ना, उससे ज्यादा एनर्जी जुड़ने में निकलती है। आप लाइफ में कहीं पे भी अपने रिएक्शंस देख लीजिए। अगर मान लो आपकी किसी, आपका कोई मान लो दुश्मन है, तो दुश्मनी में आपकी एनर्जी निकलेगी,
उससे कई ज्यादा वैल्यू अपने दोस्त की करेंगे जिसको आप पसंद करते हैं, उसके साथ जो आपका वैल्यू होगा वो हमेशा ज्यादा होगा। सेम चीज अगर आप दुश्मनी से कंपैरिजन करें तो आप यहीं से एक छोटी सी एग्जांपल से देख सकते हैं। और इसी चीज को यहाँ पे रिएक्शन को टेस्ट करा गया, देखा गया, आप काफी सारे एनालिसिस के बाद तो पता चला कि जो हमारा फिजन रिएक्शन है, जैसे यूरेनियम का जो होता है उसका हम देख रहे कि उसका फिजन रिएक्शन होता है, उसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है फ्यूजन से। तो सन जब हमारा स्टार या कोई भी स्टार होगा, यहाँ पे जब हम सन को लेकर चलते हैं अपने केस में, तो सन के केस में क्या हुआ दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम जो है इनके बीच में रिएक्शन हुई, सॉरी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन हुई और ये मिलकर हीलियम बनाया। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाया, हीलियम बनाया। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर जब हीलियम बना तो उस केस में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई। क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर हम कभी भी ऐसे रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक होता है, केमिकल रिएक्शन अलग है, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है, उस चीज का पूरा सब कुछ मींस कोर ही बदल गया, जो उसका न्यूक्लियस है वही बदल गया, एटम ही बदल गया, एलिमेंट ही बदल गया। तो इस चीज में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई और इस एनर्जी प्रोड्यूस के कारण आज आपको हमारा सन इस तरीके का दिखता है। और इसी रिएक्शन को हमने इस तरीके से ऐसा माना कि हमारे हेवियर पार्टिकल से बाहर की तरफ चले गए और बाहर की तरफ चले गए, उन्होंने प्लैनेट्स बनाया। अब प्लैनेट्स कैसे बने, प्लैनेट्स का भी सेम ऐसा ही कंसेप्ट कि एक बड़े नेबुला के अंदर जब यहाँ पे कोर बना और यहाँ पे मान लो बहुत सारे छोटे छोटे नेबुला बन गए। जैसे हम कहते हैं ना कि इंसान का जो मीन्स कोई होता है, इंसान हो गया या फिर कोई जानवर हो गया, हर कोई जो प्रोड्यूस होता है उसका पहला जाइगोट होता है, फिर जाइगोट में और सारी चीजें प्रोडक्शन होती है, फिर जाके वो बेबी बनता है। चाहे ह्यूमंस ले ले, चाहे डॉग ले ले, चाहे किसी का ले ले, उसी तरीके से प्लैनेट हो, स्टार हो, सबका जो जाइगोट है ना एक तरीके का, वो नेबुला है। नेबुला मतलब क्या, गैस पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स सब एक जगह इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के कारण उनके बीच में ग्रेविटी बढ़ी, एक जगह घूमने लगे, घूमने से क्या हुआ, इनके लाइटर पार्टिकल्स या इनका कोर बना, कोर बनने के बाद क्या हुआ कि मींस जो कोर बना उसके हिसाब से फिर और ग्रेविटी बड़ी चीजों को इकट्ठा करने लगा, उसके हिसाब से फाइनली या तो प्लैनेट, स्टार, अलग अलग किस्मों अलग अलग चीज बनने लगी। तो यहाँ पे हमारा एक चीज क्लियर हो गया, हाइड्रोजन हीलियम यहाँ पे नजदीक है, हाइड्रोजन नजदीक है, इससे यहाँ पे स्टार बना। स्टार बनने के बाद जो हेवियर पार्टिकल्स थे वो बाहर की ओर छिटके और बाहर की ओर छिटके उनके अलग अलग नेबुला बने। उन नेबुला के अंदर चीज रिएक्शन होके जिस तरीके से काम चली, फर्दर प्रोग्रेस के बाद वो जो हमारे नेबुला थे वो हमारे क्या बन गए दोस्तों, वो हमारे प्लैनेट बन गए। ध्यान दीजिए, इन चीजों को अगर हम जानेंगे तो हमारा एक मींस पर्सपेक्टिव थोड़ा बेटर हो सकता है चीजों को देखने का। आपको बाकी मैं एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ, कई बार आ सकता है फ्यूचर में आ जाए। अगर वैसे आप जानते हैं यूनिवर्स रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में यूजुअली थोड़े कम देखे जाते हैं, पर तब भी एक आइडिया के लिए, इस सन का जो मास है वो हमारे यूनिवर्स का 99.8% मास है। यानी कि ये समझ लीजिए कि हमारा सन देख लीजिए, समझ लीजिए कि यूनिवर्स नहीं, सॉरी सोलर सिस्टम, अब यहाँ वापस क्लियर कर लीजिएगा, सन का जो मास है वो हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास है। और उसके अलावा बाकी अर्थ, अर्थ हो गया, सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, ये सारे के सारे प्लैनेट मिला के मात्र 0.2% पे हैं। और अगर आप इस स्केल में जाने की कोशिश करेंगे ना तो सैटर्न से जो हल्का प्लैनेट है वो आपको दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा वैल्यू का उसका है मास सन के सामने में। आगे देख लेते हैं सन का भी हमारा किस तरीके से। ध्यान दीजिए, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में हम नीचे जाते हैं, कोर, क्रस्ट, मेंटल के रूप में क्रस्ट हो गया, फिर मेंटल हो गया, फिर कोर हो गया। ऊपर हम एटमॉस्फेयर का लेयर देखते हैं, एटमॉस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इस तरीके से हम देखते हैं इसके लेयर। उसी तरीके से सन का लेयर है, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रूप से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तब भी जानकारी के लिए फटाफट देख लेते हैं कि आपको आइडिया रहे, फटाफट पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोर के बारे में। अच्छा, ये रेडिएटिव जोन होगा फ्रेंड्स। ध्यान दीजिए, सबसे कोर के बारे में देख लेते हैं। कोर है क्या सन का, इनर मोस्ट लेयर विद द हाईएस्ट टेम्परेचर अप टू 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हैपेंस हियर। सन का कोर जो है वो है क्या फ्रेंड्स, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे टेम्परेचर होता है और यहाँ पे न्यूक्लियर जो हमारा फ्यूजन रिएक्शन हो इसी जगह पर होता है। अगला हमारा रेडिएटिव जोन है। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, एनर्जी फ्रॉम द कोर इज कैरिड आउटवर्ड बाय रेडिएशन थ्रू दिस जोन। यानी कोर से जो एनर्जी है जो बाहर जाएगी वो रेडिएटिव जोन के थ्रू जाएगी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे हमारा रिएक्शन हुआ, यहाँ से जो बाहर एनर्जी जाएगी वो इस जोन से बाहर जाएगी। अब यहाँ पे उम्मीद करना देख सकते हैं, यहाँ मीन अर्थ है, अर्थ का लेयर, अर्थ के अंदर का लेयर होता है ना, बिल्कुल सेंटर में कोर होगा, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है। उसी तरीके से सन का कोर है, यहाँ पर रिएक्शन हुआ और यहाँ से जो एनर्जी है इस जोन के थ्रू बाहर जाएगी। कंडक्टिव जोन क्या है, इट इज अ जोन ऑफ कंडक्टिव करंट वेयर फोटोन्स थ्रू कन्वेक्शन रीचेस द सरफेस। आप जानते हैं लाइट पार्टिकल्स को फोटोन कहते हैं, तो फोटोन इसी जोन के थ्रू सरफेस पे जाता है। फोटोस्फीयर देख लेते हैं। फोटोस्फीयर क्या होगा फ्रेंड्स, लोएस्ट लेयर ऑफ सन एटमॉस्फेयर। अब देखिए, कोर, क्रस्ट, मेंटल लेयर तो हम जोन पढ़ लिए, अब हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर का लेयर पढ़ रहे हैं कि सन का एटमॉस्फेयर किस तरीके से है। तो यहाँ पे सबसे पहला लेयर क्या है, फोटोस्फीयर है। इसमें क्या होता है, लोएस्ट लेयर ऑफ सन एटमॉस्फेयर, क्लियर है पॉइंट। ब्राइटेस्ट लेयर एंड विजिबल लाइट ओरिजिनेट फ्रॉम दिस लेयर, यानी ब्राइटेस्ट लेयर है और जो लाइट हमें दिखती है, यानी ध्यान दीजिए वो तो एनर्जी थी, हमें जो लाइट दिख रही है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है और इसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है।
आगे ध्यान दीजिए, देखते हैं क्रोमोस्फेयर में इंटरमीडिएट जोन एंड अपीयर्स एज अ रेड रिंग ड्यूरिंग एक्लिप्स। अच्छा, अगर आपने कभी ग्रहण देखा होगा तो उस केस में आप ध्यान देंगे सूरज का एक रिंग रिंग सा नजर आता है, अगर ग्रहण में देखेंगे कवर के बाद, तो उस केस के अंदर जो आपको चीज दिखती है इंटरमीडिएट में जो चीज नजर आती है वो हमारा क्रोमोस्फेयर है। आप कभी देखेंगे मान लो यहाँ ग्रहण लगता है तो आपको सूरज पीछे पीछे से हल्का हल्का दिखेगा ग्रहण में, वो जो कारण है वो हमारा क्रोमोस्फेयर का है। और उसके बाद कोरोना क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ सन's एटमॉस्फेयर एंड इट इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग अ टोटल सोलर एक्लिप्स एंड इज हॉटर देन फोटोस्फेयर विद टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए नहीं है, तो मैं ये सोचा था कि अगर आपके सामने सोलर सिस्टम की बात रख रहा हूँ, सन की बात रख रहा हूँ, तो अगर जिस बंदे को मींस एग्जाम में जानकारी साथ साथ चाहिए उन चीजों को देख सकता है, और बाकी सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें ध्यान नहीं भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप समझ चुके अपर मोस्ट लेयर है, मींस सारी चीजें फैक्चुअल आपके सामने रखी हुई है, इन पे हम ज्यादा टाइम देंगे तो आपकी मेन एग्जाम की मीन जो क्वालिटी है टाइम से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, आपको सन का आइडिया रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये चीजें दे दी हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उन पे आते हैं जो हमारे लिए मीन्स इंपॉर्टेंट पड़ेंगे हमारी अर्थ की इवोल्यूशन समझने के लिए। एक हमारा है दोस्तों सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर पता है क्या है, सन से अचानक से हमारा एनर्जी या कुछ बर्स्ट हुई, अब उस एनर्जी से बहुत गरम गरम हवाएं एक साथ निकली, एटम्स एक साथ निकले, वो अपने साथ काफी चीजों को बहा के लेके चली जाती हैं। अभी आप समझेंगे, हम प्लैनेट के बारे में सब पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा इस चीज का किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा। सोलर फ्लेयर्स आप देख लीजिए, द सडन बर्स्ट ऑफ स्टॉर्म ऑफ हॉट एटम्स रिलीज इनटू द स्पेस आर कॉल्ड सोलर फ्लेयर्स। आप क्लियर हो गया होगा। सनस्पॉट क्या है, अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा नासा ने एक हंसता हुआ सूरज की फोटो दी है। सूरज हंस नहीं रहा है, एक्चुअली क्या है, सन के ऊपर कहीं कहीं धब्बे हैं, जैसे आपको चांद का धब्बा दिखता है, तो चांद का धब्बा आप समझ गए, अभी एनालिसिस पता चला चांद पे गड्ढे हैं बहुत बड़े बड़े, वो हमें चांद में धब्बे के रूप में नजर आते हैं। सूरज का धब्बा एक्चुअली क्या है, सूरज में आप बोलेंगे सूरज में हमें धब्बा दिखा ही नहीं है, अरे हम सूरज को देख ही कहां पाते हैं हमें धब्बा दिखेगा। अगर तरीके का लेंस वेंस चीज का इस्तेमाल करके उसको फोटो लिया जाए तो आपको सूरज पर भी धब्बे दिखेंगे। और सूरज का जो धब्बा है वो क्या है दोस्तों, कि हमारा जो सन हुआ इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो जिस जगह पे टेम्परेचर थोड़ा कम होता है वो दूसरी जगह के कंपैरिजन में हमें थोड़ा कम रोशनी देता हुआ नजर आता है, तो उस जगह के कंपैरिजन में हमें वो धब्बा लगता है, यहाँ रोशनी हमें वहां से कम आती हुई नजर आती है, तो उस जगह पे क्या होता है, आपका रोशनी तो कम है पर आपको मैग्नेटिक एक्टिविटी वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगी। भाई इसका भी देख लेते हैं, दीज आर द डार्क पोर्शन ऑन फोटोस्फीयर विद रिड्यूस्ड टेम्परेचर बट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे ध्यान दे देते हैं कि यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिख रखे हैं। The number of sunspots on the surface increasing or decreasing over a regular period of 11 years, which is called solar cycle और sunspot cycle। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे धब्बा सेम ही रहेगा। अब मान लो जैसे चांद का धब्बा आपको फिक्स दिख रहा है क्योंकि चांद पर गड्ढा है, गड्ढा तो नहीं बदल रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे सन के केस में क्या है, हर 11 साल पे यहाँ से अभी गर्म पोर्शन शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पे मान लो कि वापस से टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पे सोलर जो हमारा स्पॉट था वो यहाँ से हट के दूसरी जगह पहुंच गया, तो 11 साल के अंदर शिफ्ट होता रहता है और उस चीज को यहाँ पे सोलर साइकिल नाम दे रखा है। उसके बाद सोलर मैक्सिमा और मिनिमा देख लीजिए, व्हेन हाई नंबर ऑफ सनस्पॉट्स आर विजिबल, जब आपको सूरज पे सनस्पॉट्स ज्यादा दिख रहे हैं उसको हम सोलर मैक्सिमा कहते हैं, और जब आपको यहाँ पे सनस्पॉट्स कम दिख रहे होते हैं तो उसको सोलर मिनिमा कहते हैं। अब आपको मैं यही बता रहा था, आपका सन हो गया, हाइड्रोजन हीलियम यहाँ पे कोर में आया और जो हैवियर हो गए जैसे कार्बन नाइट ऑक्सीजन, इन सब से जो है इन सब से ये बना। हाइड्रोजन हीलियम हमारा सबसे लोएस्ट है, आपको पता है, हाइड्रोजन 1 और हीलियम 2, उसके बाकी चीजों से ज्यादा ही वो वाले मींस एटम्स हैं, तो बाकी सारी चीजें ना दूसरी चीजों से बन रखा है। जैसे आपको अर्थ में कार्बन मिल गया, आयरन मिल गया, तो इन सभी चीजों से बाकी के सारे प्लैनेट बने हैं, वो बाहर की ओर छिटकते गए। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, प्लैनेट को हमने दो हिस्सों में दोस्तों बांट रखा है, एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, एक जोवियन प्लैनेट। देखिए अभी तक की शुरुआत की हमारी कभी भी किसी सब्जेक्ट की क्लासेस 3-4 होती हैं, वो एक इंट्रोडक्शन के रूप में होती है कि आप चीजों को समझ पाए, आपका एक लेवल बन पाए। मतलब मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे कहानी के रूप में चीजों को समझा देता हूँ कि एक चाइनीज बैम्बू का पेड़ होता है। अब चाइनीज बैम्बू के पेड़ में दोस्तों पता सीन क्या रहता है कि चाइनीज बैम्बू के पेड़ का जब आप बीज बोते हैं ना, तो बीज बोने का उसको आप पानी डालते रहते हैं और पानी डालने का सालों साल तक कुछ नहीं दिखता है। मतलब समझ लो 4-5 साल के आसपास का समय होता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं नजर आएगा, आपको लगेगा आप पानी डाल रहे हैं सब वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल समय बर्बाद हो रहा है उसके पीछे। मगर क्या होता है, 5 साल के बाद वो अचानक से कुछ इतना बड़ा उगता है, और इतना बड़ा उगने के बाद वो महीनों भर के अंदर 50-60-70 फुट का हाइट ले लेता है। अब आप सोचते होंगे जो हमारा यहाँ पे पेड़ था, जो हमें 5 साल तक कुछ अपना रिएक्शन करते हुए नजर नहीं आ रहा था, वो हफ्ते 1 महीने का इतना हाइट लिया और फिर अगले कुछ महीनों में 70 फुट की हाइट तक पहुंच गया। ऐसा किस लिए? क्योंकि वो इस 5 साल के अंदर दोस्तों अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था जमीन के अंदर। जब हम उसको पानी डाल रहे थे ना, तो ऊपर की ओर बढ़ने से पहले वो नीचे जमीन की ओर बढ़ रहा था, अपने आप को उस समय के लिए तैयार कर रहा था कि जब उसका समय आएगा, जब उसका वक्त आएगा, तब वो सारी की सारी एनर्जी लेके एक ही साथ ग्रो मार दे।
तो उसी का तरीके से जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ने की शुरुआत करते हैं, अभी हमारा मेन सामने है, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको शुरू अगर मान लो हमारी 30 क्लासेस या 40 क्लासेस या 20 क्लासेस में हमारा कोर्स कंप्लीट होता है, इसके अंदर शुरुआत की 2 से 5 क्लासेस जो है हम किसी भी टॉपिक की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत का 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा मैं आपको उसके ऊपर कंसेप्ट समझाने पे दूं कि हम उस चीज की जड़ें मजबूत कर लें, हम उससे अपना कनेक्शन ऐसा बिल्ड कर लें। जब ये सारी चीजें समझ में आए ना, फैक्चुअल वाली चीजें आए, तो फैक्चुअल चीजें आपको सिर्फ याद करने की ना हो, आपको हर फैक्ट से पीछे कहानी थोड़ी सी पता हो, एक रिलेशन पता हो। अब जैसा मान लो आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पे याद करवा देता कि हमारे ये 4 प्लैनेट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ये प्लैनेट हमारे जोवियन प्लैनेट है। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों हुए ये आपको समझना पड़ेगा ना। कैसे समझे? आप समझे कि यहाँ से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट थे, हाइड्रोजन हीलियम यहाँ था, थोड़े हैवियर प्लैनेट्स यहाँ पहुंचे, अब बाहर जाते जाते गैसेस गैसेस बच गई, ये हमारे गैसियस प्लैनेट रहे। किस किस तरीके से हमारी चीजें इवॉल्व हुई, अगर हल्का सा इसको स्टोरी के रूप में लिंक कर लेंगे, इसकी जड़ें मजबूत करेंगे, तो गारंटी की बात है कि आपका समय जब आएगा बहुत तेजी से आप भी यहाँ 70 फीट 80 फीट बैम्बू जो हमारा होता है चाइनीज बैम्बू, उससे लिंक करके अपने एग्जाम के अंदर में रिजल्ट में दिखा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं, मैं आपको बस अपना अप्रोच बता रहा था, हम किस अप्रोच से आने वाली क्लासेस को भी साथ साथ करते रहेंगे। ये सन है, मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स, इसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों? ये सारे जो हैं ये हमारे हार्ड कोर रॉक्स वाले प्लैनेट हैं, और उसके बाद जो ये प्लैनेट्स हैं हमारे, ये हमारे गैसियस प्लैनेट हैं, तो इसको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, यानी अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं, और इसको हम जोवियन प्लैनेट कहते हैं, यानी जुपिटर लाइक प्लैनेट्स हैं। ये सारे प्लैनेट्स गैसियस हैं और ये सारे हमारे टेरेस्ट्रियल यानी रॉकी प्लैनेट हैं। इनका हम डिफरेंस देख लेंगे एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। ये चारों प्लैनेट हमारे क्या है दोस्तों? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, और ये क्या है? जोवियन प्लैनेट है। प्लूटो को तो खैर हम प्लैनेट ही नहीं मानते, इसके ऊपर काफी बहस हुई थी, इसको भी हटाकर चलिएगा, बता देंगे क्यों नहीं मानते। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट देख लीजिए, रॉकी हार्ड होते हैं, आपको पता ही चल गया, और ये जोवियन प्लैनेट गैसियस होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, ये बड़े होते हैं, ये एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग सोलर विंड। सब ध्यान दीजिए, ये जो प्लैनेट्स हैं ये सन के नजदीक हैं, तो सोलर विंड यहाँ पे बहुत तेज मिलता है, और तेज सोलर विंड होने के कारण आपको फर्क क्या दिखेगा? मरकरी के पास अपना एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एटमॉस्फेयर किससे बनता है? गैस से बनता है, और जो इसका गैस है सारा का सारा सन उड़ा के लेके चला जाता है। अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट याद करने बैठे कि कौन सा ग्रह के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, अब आपको यहाँ पे 8 ऑप्शन में से याद करना पड़ेगा। दिमाग में एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, यार हम मरकरी याद करे थे कि क्या, नेपट्यून याद करे थे कि यूरेनस याद करे थे, किसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है। पर अगर अभी आपको यहाँ पे कारण पता है कि यहाँ से सोलर विंड आ रहा है, सोलर विंड यहाँ पे किसका एटमॉस्फेयर खा के जाएगा? मरकरी का खा के जाएगा, क्योंकि उसके सबसे नजदीक ये है। तो अब आपको यहाँ पे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दिमाग में छवि बन जाएगी कि सन के नजदीक है, यहाँ पे सोलर विंड जो है इसका जो बहुत तेजी से हीट आ रही थी, वो इसका एटमॉस्फेयर के गैस को उड़ाकर लेके चला गया। और यहाँ पे बाकी जो प्लैनेट्स उनका भी एटमॉस्फेयर थिन होता है, इनका एटमॉस्फेयर थिक होता है। यहाँ पे लेस सैटेलाइट्स हैं इनके पास सैटेलाइट्स ज्यादा है। उसके बाद ये हमारा वार्मर होता है, गर्म होता है, ये हमारे उसके रिस्पेक्ट में कोल्डर होते हैं, इनकी रोटेशन स्पीड कम होती है, इनकी रोटेशन स्पीड ज्यादा होती है। ये इनके डिफरेंसेस हैं, ये हिंदी में भी आपके लिए डिफरेंसेस हैं, देख लीजिएगा। अब एक काम करते हैं, हर प्लैनेट के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। एग्जाम में इन प्लैनेट से डायरेक्ट जो क्वेश्चन आए हैं उनके लिख में, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। मरकरी आपका सबसे छोटा प्लैनेट आपको पता है, 88 दिन में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, यानी सन का चक्कर लगा लेता है। इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, विनस के पास भी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, और उसके बाद नो एटमॉस्फेयर बिकॉज सोलर विंड्स आर सो स्ट्रांग हियर। मुझे लगता है पॉइंट आपको क्लियर कर चुका हूं मैं। विनस की अगर हम बात करें तो इसको हम अर्थ की ट्विन कहते हैं, मतलब अर्थ की बहन कहते हैं हम इसको। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार आपको सुबह और शाम में जो दिखता है, तो प्लैनेट दिखता है, वो आपको विनस ही दिखता है। अगर आपने कभी देखा होगा, गांव के क्षेत्र में बहुत आसानी से दिख जाता है, लाल लाल सा आपको पूरा दिखेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक यहाँ पे काफी सवाल मीन्स बच्चों के दिमाग में आना चाहिए, नहीं आया तो मेरे दिमाग में तो आया था शुरुआत में, कि हम लोग जब मार्स ऑर्बिटल मिशन कर रहे हैं, हमारे एक तरफ मार्स है, एक तरफ विनस है। अब आप यहाँ देखिए, अर्थ है, अर्थ से इस तरफ मार्स है, इस तरफ विनस है। तो अगर मार्स और विनस है, मेरे दिमाग में पर्सनली सवाल आता था कि हम हमेशा मार्स की ओर क्यों जा रहे हैं, हम यहाँ पे विनस की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं, हमें यहाँ पे विनस पे जाने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ रही है। अगर हमें मान लो प्लैनेट शिफ्ट ही करना है, लाइफ की पॉसिबिलिटी ही खोजनी है, तो हम मार्स की जगह विनस पे क्यों नहीं खोजते हैं। तो उसका आंसर मुझे किस तरीके से मिला कि देखिए दोस्तों, जो हमारा विनस है, विनस पे कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बहुत ज्यादा, बहुत प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड से प्रॉब्लम क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब कि आपने पढ़ा ही होगा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, ये दोनों टर्म जानते होंगे, और एक्चुअली सिस्टम क्या होता है समझ लीजिए। मान लीजिए आपका कोई प्लैनेट है, और ये मान लीजिए इसका एटमॉस्फेयर है, और यहां से मान लीजिए सन की लाइट आ रही है। अब एक्चुअली जो हीट होती है ना, वो सन के कारण तो हीट है ही है, प्रोड्यूस तो वही कर रहा है, पर एक्चुअली जो प्लैनेट की हीट हो किस कारण होती है? सन से हीट आई,
और हीट आने के बाद अर्थ इसको या कोई भी प्लेनेट जो है उसको रेडिएट करा और रेडिएट करके वापस भेजने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे आपको ऐसा समझिए कि अगर आप कभी अपने घर के छत पर देखेंगे, दिन में बहुत गर्मी रहती है मगर रात में देखेंगे तो वही छत ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात में उस चीज को रेडिएट कर दिया, हीट को, जो हीट लिया था उसको वापस एटमॉस्फेयर में रेडिएट कर दिया। अब एटमॉस्फेयर में जब उस हीट को रेडिएट करेगा तो अगर मान लो कोई ऐसे गैसेस हैं जो उसको अब्सॉर्ब नहीं कर रहे हैं तो वापस बाहर निकाल देगा, पर कुछ ऐसे गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो उन हीट को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं, रोक लेते हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो इस हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता है। अब ये समझिए जो हीट आ रहा है अगर बाहर नहीं निकलेगा तो हीट भरता जाएगा कि नहीं भरता जाएगा, और ये भरता हुआ हीट क्या करेगा, वहां पे टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली राइज करता जाएगा। और इसी तरीके से हमारा ग्लोबल वार्मिंग का भी कंसेप्ट चलता है, कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को ज्यादा ना निकाले, ना वो करें, क्योंकि उससे क्या होगा, हीट अब्सॉर्ब करेगा। हीट अब्सॉर्ब करने से टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से हमारी जो मीन्स पिघलती हैं चीजों को आप जानते हैं अर्थ के केस में। और अभी यहाँ पे विनस का केस लेके चल रहे थे तो 95% जो एटमॉस्फेयर का यहाँ का गैस है वो CO2 है। अब अर्थ के पास 1% भी CO2 नहीं है, आपको पता है, आधा % भी CO2 नहीं है, इतना कम मात्रा में CO2 है, तब जाके अर्थ पे हमें लगता है ग्रीन हाउस गैसेस का इतना इफेक्ट पड़ रहा है। खैर वाटर वेपर सबका उसमें सहयोग रहता है, पर तब ये सोचिए जहां पर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से हीट को वो बाहर निकलने नहीं देता, हीट को ट्रैप कर लेता है, और हीट ट्रैप करने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस बढ़ते हुए टेम्परेचर के कारण यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे इसका नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, स्पेसक्राफ्ट एक मैगेलन है जिसको यहाँ पे भेजा गया था। अर्थ के बारे में देख लेते हैं, अर्थ के बारे में हम स्पेशली अलग से पढ़ेंगे, पर तब भी अगर सोलर सिस्टम में देखें तो ब्लू प्लैनेट कहते हैं इसको, आपको पता ही है, ये डेंसेस्ट प्लैनेट है और नियरेस्ट का प्लैनेट जो है विनस है। उसके बाद हम मार्स का देख लेते हैं दोस्तों, रेड प्लैनेट है, आप ये जानते ही हैं, प्रोबेबल कंडीशन ऑफ लाइफ यहाँ पे पाई जाती है, जो कि इसका टेम्परेचर काफी हद तक अर्थ से मैच कर रहा है, भले ही बहुत ज्यादा और कम भी जाता है, पर फ्यूचर में ऐसा लगता है कि अगर सबसे नजदीक कहीं ढूंढ सकते हैं मार्स में भी ढूंढ सकते हैं। उसके बाद हमारा टेम्परेचर यहाँ का मॉडरेट आपको बता ही दिया। इस पे जो सैटेलाइट्स है फोमोस और डिमोस है, एक सेकंड फ्रेंड्स को, हेलो, यहाँ तो वापस आते हैं। हमारे मीन्स वो है जो सैटेलाइट है जिसको आप मून्स भी कहते हैं, इसके सैटेलाइट्स आपके फोबोस और डिमोस हैं। फ्रेंड्स जुपिटर के बारे में देखते हैं। जुपिटर जो है हमारा अगला प्लैनेट है। जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है, और लार्जेस्ट प्लैनेट होने से इसके पास प्रेजेंस ऑफ रिंग है। इसके बाद जो प्लैनेट्स हैं उनके पास रिंग्स है, आपको सैटर्न का रिंग विजिबल है, इनके पास भी आपको विजिबल नहीं होता है। उसके बाद मतलब बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, उसके बाद टेलीस्कोप वगैरह से तो आपको जरूर दिखेगा। उसके बाद 79 मून्स है जिसको हम सैटेलाइट्स कहते हैं। हाँ, आपको मून मीन्स इनका मून, इनके रेफरेंस में, एक्चुअली मून हमारा बॉडी है, ऐसा नहीं है कि सबका नाम मून ही है। सैटेलाइट्स नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं, अपनी सहूलियत में मैं उनको मून कह देता हूँ आपके लिए। उसके बाद आपको रेड स्पॉट्स मिल जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे, और रेड स्पॉट एक्चुअली है क्या, बहुत तेजी से स्टॉर्म घूम रहे हैं यहाँ पे जुपिटर पे, और उन स्टॉर्म्स को यहाँ पे रेड स्पॉट के रूप में वो नजर आते हैं। अगर आपने कभी जुपिटर की फोटो देखी होगी तो समझ जाएंगे। सैटर्न को देखना है दोस्तों, लाइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी आपके प्लैनेट सोलर सिस्टम का सबसे लाइटेस्ट प्लैनेट है, जिसमें डेंसिटी के रूप में सैटर्न की डेंसिटी इतनी कम है कि अगर हम पानी का इतना बड़ा भगोना ले आए, इसके अंदर सैटर्न को डुबाया जाए तो सैटर्न को उसमें हम डालें, सैटर्न डूबेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा बायोन्सी का कंसेप्ट, मान लो इसके अंदर पूरा पानी भर देते हैं, इतना बड़ा भगोना ले आए और इसमें हम सैटर्न को डुबा दे, शनि ग्रह को डुबा दे, और शनि ग्रह को इसके अंदर क्या करेगा, तैरेगा, डूबेगा नहीं, क्योंकि शनि ग्रह का जो डेंसिटी है वो पानी से कम है। तो आप यहाँ पे समझ ही सकते हैं कि डेंसिटी का कंसेप्ट किस तरीके से, बाकी इतना पानी मिल जाए तो अलग ही बात है, क्या ही बोले। उसका डेंसिटी आप समझ गए, प्रेजेंस ऑफ रिंग समझ गए। इसके बाद सबसे ज्यादा मून है 82, और इसका लार्जेस्ट सैटेलाइट टाइटन है। टाइटन के ऊपर हम ऑलरेडी एक बार बात कर चुके हैं। तो मीन सैटेलाइट्स के ऊपर जब हम क्लासेस लेंगे तो टाइटन वगैरह पे बात कर लेंगे मीन आने वाली क्लासेस के अंदर। यूरेनस के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसका टिल्ट जो है ऑलमोस्ट 90 डिग्री सेल्सियस का है, यानी 90 डिग्री सेल्सियस पे ये चीज जो है मीन आपको अर्थ का दिखाया है ना, 23.5 डिग्री का अर्थ का टिल्ट है। यूरेनस का टिल्ट कितना है दोस्तों, 90 डिग्री का है। नेपट्यून आपका लास्ट प्लैनेट है, सबसे दूर है, और आपको नॉर्मल आइज से यानी विजिबल नहीं होता है। रिवॉल्यूशन की बात करें, जितने भी प्लैनेट है हमारे वो सारे के सारे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। नॉर्थ पोल्स अगर आप देखेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन का अपना रिवॉल्व निकाल लेंगे। और अगर हम रोटेशन की इसकी बात करें तो अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट करता है, और बाकी भी करता है, बस यूरेनस और वीनस को छोड़ के उनकी रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। अर्थ की रोटेशन क्या है दोस्तों, वेस्ट टू ईस्ट है, जबकि यूरेनस और वीनस की क्या है, ईस्ट टू वेस्ट है। बाकी सारे सारे रोटेट भी वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, और रिवॉल्व जो है वो भी वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, मगर रोटेशन में एक्सेप्शन किसका है दोस्तों, यूरेनस का और वीनस का है, तो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। उसके बाद जो अर्थ और सन की डिस्टेंस है
इसको हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। आपका है क्या, 150 मिलियन किलोमीटर है 1 AU के फॉर्म में। एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा, एक जोन गोल्डीलॉक्स जोन की यहाँ पे बात रही गई, जहां में मतलब ऐसा माना गया कि जैसे आपको पता है अभी अर्थ इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे उन्होंने एक चीज सोचा, यहाँ पे देखिए बताते साइंटिस्ट ने क्या सोचा। यहाँ पे उन्होंने देखा जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, यहाँ पे स्टार है, तो स्टार से इतने डिस्टेंस पे यहाँ पे क्या है, लाइफ की पॉसिबिलिटी है। अब उन्होंने सोचा कि उनको दुनिया में लाइफ की पॉसिबिलिटी खोजनी है, अलग अलग सोलर सिस्टम में जाकर लाइफ की पॉसिबिलिटी खोजनी है। अब अलग अलग सोलर सिस्टम में अगर जाकर लाइफ की पॉसिबिलिटी खोजेंगे और एक एक प्लेनेट पर जाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा वहां पे लाइफ को ढूंढना, क्योंकि आप जानते हैं अंत ही नहीं है इसका। तो सोचा सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है कि सब कुछ जो चीज हुई है कुछ ना कुछ एनालॉजी के साथ हुई होगी, कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा। उन्होंने क्या कहा कि सन से इतनी दूरी पर लाइफ मिला है, तो दूसरे सोलर सिस्टम में अगर हम जाकर लाइफ ढूंढना है ना, तो उनके स्टार से इतनी ही दूरी पर जाके क्यों ना ढूंढे। अगर आपको दिख रहा है कि उनके स्टार से इतनी मीन यहाँ पे हमारे सन से मान लो कि ये 150 मिलियन किलोमीटर पे हमको लाइफ मिला है, तो उन्होंने कहा कि अगर इतने लेंथ पे यहाँ पे मिल रहा है तो हम क्यों किसी स्टार से 1000 किलोमीटर दूर जाएं या 1000 मिलियन किलोमीटर दूर जाएं। मतलब इतना 1000 किलोमीटर इतना नजदीक भी नहीं आना है और 1000 मिलियन किलोमीटर दूर भी नहीं जाना है। 150 मिलियन किलोमीटर मतलब समझे साइज के हिसाब से, रिस्पेक्ट में जैसा स्टार उसके हिसाब से साइज का जो भी रीजन होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बस ये बता रहा हूँ, जैसे हमारा सन है, सन के रिस्पेक्ट में 150 किलोमीटर का हमने ले लिया 1 AU ले लिया, इसी तरीके से बाकी स्टार्स के रिस्पेक्ट में अगर हमें वहां पे लाइव ढूंढना होगा उनके सोलर सिस्टम में जाकर, तो उसके लिए हम पूरे सोलर सिस्टम की चक्कर लगाने की जगह स्पेशली एक जोन हमने बनाया कि इसके अंदर ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कारण जरूर रहा होगा जिस कारण इसी जगह पे आपको लाइफ की पॉसिबिलिटी दिखी है, और इसी जोन को गोल्डीलॉक्स जोन कहा गया। आप पढ़ सकते हैं गोल्डीलॉक्स जोन क्या है। द गोल्डीलॉक्स जोन इज अ प्लेस वेयर प्लेनेटरी टेंपरेचर अलाउ लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट। अब ध्यान दीजिए, लाइफ की पॉसिबिलिटी वही होगी जहां पे लिक्विड वाटर की एग्जिस्टेंस होगी। मैंने आपको यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी से बता दिया, यहाँ पे इसको आप लिक्विड वाटर के फॉर्म में एग्जिस्टेंस से बोल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास पूरी तरीके से समझ आई होगी। बाकी अगर आपके पास कुछ भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे पास लाइएगा, मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद और शुभ दिन।